अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे कोहोर्ट स्टडी। ठीक है, हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे और इसमें हमने केस कंट्रोल स्टडी प्रीवियस में कर लिया था और अपनी आपने एनालिटिकल वगैरह भी कर ली थी। नहीं, एनालिटिकल की दो टाइप्स हैं, केस कंट्रोल और कोहोर्ट। डिस्क्रिप्टिव हम कर चुके हैं। अच्छा, कोहोर्ट में आ जाते हैं। तो कोहोर्ट स्टडी वो होती है जिसमें हम डिज़ीज़ अभी तक नहीं हुई, ठीक है, हमने रिस्क फैक्टर्स वाले पेशेंट्स को लिया है और हमने प्रोग्रेशन चेक करनी है कि उनमें आगे जाकर डिज़ीज़ होगी या नहीं होगी। अब इसमें भी 3 टाइप्स होती हैं, प्रोस्पेक्टिव, रिट्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव जो आगे की तरफ जाती है, रिट्रोस्पेक्टिव जो पीछे की तरफ आएगी, और कॉम्बिनेशन। प्रोस्पेक्टिव में ये होता है कि डिजीज़ अभी हुई नहीं है, ज़ाहिर है रिस्क फैक्टर वालों को लिया, जिस तरह यूरेनियम एक्सपोजर, यूरेनियम माइनर्स जो होते हैं उनको हमने लिया और हम देखेंगे कि आगे उनको जाके कितनों को डिज़ीज़ होती है, ठीक है, कितनों को लंग कैंसर होता है, तो वो बेसिकली प्रोस्पेक्टिव में आएगा। रिट्रोस्पेक्टिव ये होती है कि डिज़ीज़ आपकी हो चुकी होती है, ठीक है, अब हम पीछे जाते हैं और उसको ट्रेस करते हैं कि यूरेनियम माइनस थे, उनमें बेसिकली हम लंग कैंसर की प्रिवेलेंस देख रहे हैं, ठीक है, तो वो आपके पास आ जाती है रिट्रोस्पेक्टिव में। और एक कॉम्बिनेशन भी होता है जिसमें दोनों चीज़ों को इकट्ठे मिला दिया जाता है, उसमें फिर आपकी फॉलोअप वगैरह भी होती है। इंडिकेशंस क्या होती हैं कोहोर्ट स्टडी की, कि अगर अच्छा एसोसिएशन है एक्सपोजर और डिजीज़ का तब आप इसको कंडक्ट करेंगे। जब एक्सपोजर रेयर है, ठीक है, लेकिन इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमने कहा था कोहोर्ट स्टडी आपको इंसिडेंस बताती है। अगर कोहोर्ट स्टेबल है तो कोऑपरेटिव और इजी, ठीक है, असेसेबल भी हो सकती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम द डिजीज़ अंडर स्टडी, ठीक है, और जो स्टडी हैं और जो कंट्रोल्स हैं वो दोनों प्रोन होने चाहिए टुवर्ड्स डिजीज़, और ग्रुप्स को कंपेरेबल भी होना चाहिए। अच्छा, अब इसके स्टेप्स हम देख लेते हैं। सबसे पहला काम है सिलेक्शन ऑफ स्टडी सब्जेक्ट्स, ठीक है, आपने देख लिया कि आपने किस किस पे काम करना है। दूसरा, आपने जनरल पॉपुलेशन पे लेना है या आपने कुछ स्पेशल ग्रुप लेने हैं, वो आपने चीज़ डिसाइड कर ली। दूसरी बात है ऑब्टेनिंग डाटा ऑन एक्सपोजर, ठीक है, अब आपने ये देखना है कि बेसिकली क्या क्या उनको एक्सपोजर अभी हो रहा है, ठीक है, और आगे जाके क्या डिज़ीज़ हो सकती है। तीसरा है कंपैरिजन ग्रुप्स, इसके अंदर आपने ले लिया। फोर्थ में फॉलो अप है, 5 में एनालिसिस है, और वहाँ से आपने फिर इंसिडेंस वगैरह निकाल लेनी है। अब इसके जो निकालते हैं ना एस्टिमेशन ऑफ रिस्क, वो बेसिकली रिलेटिव रिस्क होता है। जो एक्सेल है उसमें आपका केस कंट्रोल में ऑड्स रेशो और रिलेटिव रिस्क दोनों लिखी हुई है, लेकिन केस कंट्रोल में सिर्फ ऑड्स रेशो होती है, रिलेटिव रिस्क नहीं होता। रिलेटिव रिस्क आपका कोहोर्ट के अंदर फाइंड आउट किया जाता है, क्योंकि रिस्क फैक्टर्स को हम आगे लेके जा रहे हैं ना, ठीक है, और फिर हम ये देख रहे हैं कि कौन सी डिजीज़ की तरफ प्रोग्रेस करेगी, तो तभी हम रिस्क फैक्टर्स का आपस में कंपैरिजन को कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं, इसमें 3 बातें ये बता देती हूँ। इंसिडेंस रेट है, ठीक है, रिलेटिव रिस्क है और एट्रीब्यूटेबल रिस्क है। रिलेटिव रिस्क हमने जो आगे न्यूमेरिकल्स में भी कैलकुलेट करना है, उसका फॉर्मूला होता है A/A+B डिवाइडेड बाई C/C+D, ठीक है। अगर रिलेटिव रिस्क का आंसर 1 आता है तो इसका मतलब है दोनों चीज़ों में कोई एसोसिएशन नहीं है। अगर 1 से बड़ा आता है तो पॉजिटिव एसोसिएशन है, 1 से छोटा आता है तो नेगेटिव एसोसिएशन है। एट्रीब्यूटेबल रिस्क ये होता है कि आपने डिनोमिनेटर में रखना है इंसिडेंस रेट अमंग एक्सपोज, ऊपर आपने रखना है इंसिडेंस अमंग एक्सपोज माइनस इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज, और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, तो आपको एट्रीब्यूटेबल रिस्क बता देता है। अच्छा, एट्रीब्यूटेबल रिस्क बेसिकली ये बताता है कि अगर मैं कहती हूँ कि 90% मेरा आंसर आ रहा है, तो यानी 90% लंग कैंसर जो है वो स्मोकिंग की वजह से, 10% कोई और कॉज होगी, ठीक है, वो आपको ये इन्फॉर्मेशन देता है। उसके बाद कोहोर्ट स्टडी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं, फिर इसके न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। एडवांटेजेस ये है कि इससे इंसिडेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट रिलेटिव रिस्क निकाला जा सकता है, डोज रिस्पॉन्स रेशोज़ निकाल सकते हैं, बाइस को कम कर सकते हैं, ठीक है, और इसके अलावा आपके पास कौन कौन से प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हो सकते हैं वो पता कर सकते हैं। डिसएडवांटेज है कि ये बहुत से लोगों को इन्वॉल्व करता है, ठीक है, आपका जो सैम्पल साइज़ है बहुत बड़ा होता है और बहुत टाइम लगता है स्टडी को पूरा होने में, एक्सपेंसिव भी होती है, फॉलो अप डिफ़िकल्ट है, इसमें एथिकल मसले भी आ जाते हैं, ठीक है, डिसएडवांटेजेस हैं। अच्छा, डिफरेंस करवाना है केस कंट्रोल और कोहोर्ट का। डिफरेंस करने से पहले हम इसके न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। अच्छा, आई होप इट्स विजिबल, थोड़ा सा ब्लर है। अच्छा, रिसर्चर वांटेड टू स्टडी द रिस्क ऑफ पेरीनेटल मोर्टालिटी रेट कॉज बाय मैटरनल एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड फाउंड द फॉलोइंग, यानी उसने एनीमिया देखा किस में है किस में नहीं है, और एनीमिया का इंसिडेंस देख रहे हैं, ठीक है, कितने में है और कितनों में नहीं है। कैलकुलेट द एट्रीब्यूटेबल रिस्क फ्रैक्शन, आपने एट्रीब्यूटेबल रिस्क फाइंड आउट करना है और एट्रीब्यूटेबल फ्रैक्शन फाइंड करनी है, और अपने रिजल्ट को भी इंटरप्रेट करना है। ओके, तो आपने ये किस तरह से करना है यहाँ पे,
ठीक है। अब आपको एनीमिया का बताया है कि 4000 में इंसिडेंस प्रेजेंट है और 200 में एब्सेंट है। तो एट्रीब्यूटेबल रिस्क क्या होता है कि जितनों में प्रेजेंट है उसमें से आपने एब्सेंट वाले को माइनस कर देना है, वो एट्रीब्यूटेबल रिस्क होती है। जबकि फ्रैक्शन ये होती है कि नीचे आपने रखना है जिनके अंदर प्रेजेंट है रिस्क, ठीक है, और ऊपर आपने एक्सपोज माइनस नॉन एक्सपोज, यानी दिस माइनस दिस कर देना है, और नीचे 4000 इंटू 100 तो 95%। तो इंटरप्रेट इसको ऐसे करेंगे कि 95% पेरीनेटल मोर्टेलिटी इज बिकॉज ऑफ मेटरनल एनीमिया, वाइल 5% इज बिकॉज ऑफ सम अदर कॉज, ठीक है, जिस तरह मैंने भी आपको बताया। उसके बाद आ जाते हैं, इसका एक और न्यूमेरिकल है, वो है यहाँ पर, ठीक है। The number of patients with cervical cancer is increasing in an area, and general hypothesis is that it is associated with the intake of oral contraceptive pills. You conducted a study and enrolled 70 women. अच्छा, अब आपने 70 women को लिया जो OCPs यूज़ करती थी, and 85 women oral contraceptives, 85 वुमेन जो यूज़ नहीं करती थी। तो आफ्टर 5 ईयर्स ऑफ मोनिटरिंग, इसी स्टेटमेंट से अंदाज़ा लगा लें कोहोर्ट है कि 5 साल बाद हमने उसको मोनिटर करते रहे, तो हमने देखा कि वो वुमेन जो OCPs यूज़ कर रही थी उनमें 14 को सर्वाइकल कैंसर हो गया था, और जो 2 थी वो नॉन OCP उसमें हो गया था, ठीक है। तो इसमें किस तरह से आपने इसका टेबल बनाना है, यहाँ पे आपको अब कौन कौन सी वैल्यूज़ दी हुई है। 70 वुमेन हु यूज़ OCPs, यानी कि 70 वो हैं जो कि एक्सपोज थी, ठीक हो गया, मतलब 70 आप टोटल यहाँ पे लिखें, और उन 70 में से बताया कि 14 को कैंसर हो गया था, यानी उन 70 में से जो 14 है वो यहाँ पे आ जाएंगे डिजीज़ में, और 70 माइनस 14 56 आ जाएगा नॉन डिजीज़ में। उसके बाद बताया था कि जो एक्सपोज नहीं थी, यानी जो OCPs यूज़ नहीं करती थी, वो 85 थी, और उनमें से 2 को कैंसर हो गया था, यानी वो 2 डिजीज़ के सेक्शन में आ जाएंगी, और बाकी आपके पास नॉन डिजीज़ के सेक्शन में आ जाएंगे। फिर हमने रिलेटिव रिस्क फाइंड आउट करना है, क्योंकि कोहोर्ट स्टडी है, तो A/A+B डिवाइडेड बाई C/C+D, ये A है, ये B/C/D, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। रिलेटिव रिस्क इंटरप्रिटेशन इसकी वैसे ही है जिस तरह रोल की करते थे। उस कंट्रोल और कोहोर्ट का एक डिफरेंस है, वो हम देख लेते हैं। आई गेस एक न्यूमेरिकल कोई रहता है, अच्छा ये 2 न्यूमेरिकल थे, एक न्यूमेरिकल हमारा रह गया इसके अंदर बीच में से, ये वाला। इन हाइपोथेटिकल कोहोर्ट स्टडी ऑफ एन एसोसिएशन बिटवीन स्मोकिंग एंड कोरोनरी हार्ट डिजीज़ आउट ऑफ 3000 स्मोकर्स, ठीक है, ये डाटा से भी पता चल जाता है, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होती हैं कोहोर्ट में। 3000 स्मोकर्स में से 84 को क्रोनिक हार्ट डिजीज़ होगी है, ठीक है, और 5000 नॉन स्मोकर्स में से 87 को होगी है। अच्छा, अब आपको ये बताना है कि 3000 थे स्मोकर्स, यानी कि 3000 आ जाएंगे एक्सपोज वाली कैटेगरी के अंदर, यहाँ पे 3000 आ जाएंगे एक्सपोज वाली कैटेगरी के अंदर, और उसमें से आपको बताया है कि 84 को डिजीज़ होगी है, तो 84 यहाँ पे आ जाएंगे, और 3000 में से 84 माइनस करेंगे तो वो नॉन डिजीज़ में आ जाएंगे। और बाकी कितने थे आपके पास, 5000 नॉन स्मोकर्स थे, ठीक है, 5000 नॉन स्मोकर थे, जिसमें से 87 को डिजीज़ हो गई, और 5000 में से 87 माइनस करें तो ये आंसर आ जाएगा। फिर रिलेटिव रिस्क हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अच्छा, कोहोर्ट ख़त्म। कोहोर्ट और केस कंट्रोल में एक डिफरेंस है, वो मैं आपको यहीं से बता देती हूँ, इम्पॉर्टेंट है। ओके, अच्छा, केस कंट्रोल में हम कहाँ से जाते हैं, अफेक्ट टू कॉज जाते हैं, ठीक है, जबकि कोहोर्ट में उल्टा जाते हैं, कॉज टू अफेक्ट, सॉरी सीधा जाते हैं, उसमें उल्टा जा रहे हैं। केस कंट्रोल डिजीज़ से स्टार्ट होती है, जबकि कोहोर्ट में भी डिजीज़ नहीं हुई भी होगी, ये भी एक निशानी है। It tests whether the suspected cause occurs more frequently in those with a disease than those without disease, ठीक है, कि जो रिस्क फैक्टर है वो ज़्यादा किस में होगा, डिजीज़ या नॉन डिजीज़ में, जबकि ये टेस्ट करता है कि डिजीज़ आपका ज़्यादा फ्रिक्वेंटली किस में होगी, ठीक है, एक्सपोज में या नॉन एक्सपोज में, इंसिडेंस बताता है। इसमें कम सब्जेक्ट्स होते हैं, कोहोर्ट में ज़्यादा होते हैं। इसमें फर्स्ट अप्रोच होती है टू टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, जबकि उसमें आपका प्रिसाइजली फॉर्मुलेशन करते हैं। इसमें रिलेटिवली जल्दी रिज़ल्ट आ जाते हैं, जबकि उसके अंदर लॉन्ग पीरियड होता है। ये आपका रेयर डिजीज़ के लिए होता है, जबकि वो आपका जो डिजीज़ कॉमन है उनके लिए होता है। इसमें एक एस्टिमेट ऑफ रिलेटिव रिस्क होता है, जबकि इसके अंदर ठीक है, उसमें देखें सिर्फ ऑड्स रेशो थी, इसमें हमने रिलेटिव रिस्क, एट्रीब्यूटेबल फ्रैक्शन, काफ़ी चीज़ें फाइंड आउट कर ली हैं। इट कैन नॉट यील्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट डिजीज़ अदर देन सेलेक्टेड फॉर स्टडी, ठीक है, कि जो डिजीज़ आपने पकड़ लिया है सिर्फ उसी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, जबकि कोहोर्ट कुछ और भी इंफॉर्मेशन दे सकता है। ये इनएक्सपेंसिव है, जबकि कोहोर्ट एक्सपेंसिव है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद अब इस चैप्टर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ रह और कुछ बातें हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। थैंक यू।